मानव भूगोल का अगला जो मुख्य थीम है वह है मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतरक्रिया अथवा अंतर संबंध। इस संदर्भ में भूगोलवेताओं ने मूलतः तीन तरह की अवधारणाएं बनाई हैं एवं इन तीन अवधारणाओं में भी फर्दर स्पेशलाइजेशन या क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं, जिनकी की चर्चा हम बाद में जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तब विस्तार से करेंगे। परंतु फिलहाल हम इन तीन अवधारणाओं को जानते हैं। प्रथम अवधारणा कहती है कि मानव पर्यावरण पर निर्भर करता है एवं मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, आश्रय और कपड़े। आदिम अवस्था में हम सभी लोग, हमारे पूर्वज इसी अवस्था के अंदर थे, जबकि जैसे अन्य सभी जानवर, उदाहरण के लिए गाय है, हिरण है, खरगोश है, शेर है, विभिन्न पक्षी हैं, वे सभी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। उसी तरह मानव प्रजाति भी अपनी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करती थी। इस संकल्पना या अवधारणा का तात्पर्य यह है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ में कोई हस्तक्षेप करके उसको कोई मॉडिफाई या उसके साथ अनुकूलन नहीं कर रहा है, परंतु पर्यावरण उसको जो भी भोजन अथवा आश्रय अपने आप उसके सामने प्रस्तुत करता है वह उसको ग्रहण कर लेता है। यानी कि जंगल में घूम रहा है तो वहाँ कोई जानवर दिखा तो उसका शिकार कर सकता है। जंगल में घूमते समय यदि उन लोगों को कुछ फल, कंद मूल यदि मिले तो वो उनके द्वारा अपना भोजन कर सकता है। रास्ते में कहीं चलते हुए उसको नदी, झरना या झील दिखी तो उससे वह पानी प्राप्त कर सकता है। और पुराने स्थिति के अंदर जब मानव रहता है तो वह प्रयास करता है कि निरंतर वह आसानी से जहाँ पर भोजन, शिकार अथवा जंगल में मिलने वाली चीज़ों के माध्यम से उपलब्ध हो जाए, उन स्थानों और पानी की भी उपलब्धता साल भर हो, उन स्थानों के आसपास ही मानव रहने का प्रयास करता है। तो यह एक एग्जाम्पल है या इस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण पर निर्भर करता है। आज भी बहुत सी जनजातियाँ काफ़ी हद तक प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, परंतु इस तरह की जनजातियों के कुल लोगों की संख्या आज पूर्ण मानव प्रजाति की संख्या में काफ़ी कम है। दूसरी जो मुख्य अवधारणा है, उस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेता है। उदाहरण के लिए ठंडे देशों में वह गर्म कपड़े पहन लेगा अथवा अपने घरों को गर्म करके रखेगा, आग जला कर रख सकता, अपने घरों को गर्म रख सकता है। जानवरों की चर्बी के द्वारा अपने को जलाकर अपने घरों को गर्म रख सकता है। आज के आधुनिक युग में इलेक्ट्रिकल हीटिंग यूनिट्स का लोग उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए रूस का साइबेरिया है, उत्तरी यूरोप है, कनाडा में रहने वाले लोग हैं, या उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रदेश में लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए हीटिंग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जो कि साल भर बहुत गर्म रहते हैं, तो वहाँ पर रहने वाले लोग अपना अनुकूलन करने के लिए अपने घरों को ठंडा रखना चाहेंगे। उदाहरण के लिए भारत के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु में चेन्नई का हम उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ अपने घरों को या कमरों को ठंडा रखने के लिए लोग साल भर चाहेंगे कि एयर कंडीशनिंग या एयर कूलिंग का इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण के साथ एक अनुकूलन बैठाया जा सके। तीसरी प्रकार की अवधारणा है कि मानव अपने पर्यावरण को संशोधित करता है। उदाहरण के लिए वह खेती करता है। वर्षा जहाँ साल भर आती है वहाँ उसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु उन स्थानों जहाँ की वर्षा अनिश्चित है या साल के कुछ ही समय के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, उन स्थानों पर वह खेती करने के लिए सिंचाई करना चाहता है और नदियों पर बांध बनाकर वहाँ सिंचाई के लिए पानी ले आता है, अथवा भूमिगत जल को बिजली के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से निकाल कर अपने खेतों में सिंचाई करता है। मानव अपने आसपास के क्षेत्र में मिलने वाली जो
खनिज हैं उनको खनन के द्वारा निकाल लेता है, उन खनिजों का दोहन करके अपने औजार बनाता है, अपनी मशीनें बनाता है, और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जिसके अंदर कि आज हम रह रहे हैं उसमें मिलने वाली अधिकांश चीज़ों में किसी न किसी प्रकार के खनिज का प्रयोग होता है। ये सभी खनिज हम पृथ्वी के अंदर अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी किन्हीं खनिजों की बहुतायत होती है वो खोद कर निकाल लेते हैं। खनिजों के अलावा आज का जो हमारा समाज है वह औद्योगिक समाज जो है उसमें ऊर्जा का बहुत उपयोग होता है। तो हम अपने घरों को, अपने आवागमन के वाहनों को ऊर्जा देने के लिए खनिज तेल अथवा अन्य कोयला जैसे खनिजों को खोदते हैं एवं ऊर्जा का भी दोहन करते हैं। हम मानव की जनसंख्या आज लगभग 7 अरब हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए हम लोग अपने जंगलों को काट कर और उनको क्लियर करके, जंगलों को जलाकर वहाँ पर खेती कर रहे हैं। आज के दिन भी अमेजन बेसिन के अंदर काफ़ी तेज़ी से जंगल, ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में तेज़ी से जंगल काट के नए नए एरियाज़ में खेती के लिए क्लियर किए जा रहे हैं। मानव अपने पर्यावरण को संशोधित अपने नगर बनाकर भी करता है। वहाँ पर शॉपिंग सेंटर बनते हैं, वहाँ पर घर बनते हैं, वहाँ पर पुल बनते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट बनते हैं, वहाँ पर पत्तन बनते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें कि हम देख रहे हैं कि मानव अपने पर्यावरण को संशोधित भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मानव का पर्यावरण के साथ अनुकूलन और संशोधन एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट या अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। कुछ केसेस में वो अलग हो सकती हैं, कुछ अन्य केसेस में ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में मिली जुली भी रहेंगी। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कम्प्लीटली पर्यावरण पर निर्भर करने वाले इनुइट या एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वे किस तरह से बर्फीले प्रदेश के अंदर जहाँ झीलें अथवा समुद्र जम के ऊपर बर्फ़ जम जाती है सर्दियों में, वहाँ उस बर्फ़ में छिद्र करके या ऐसे स्थान जहाँ पर नेचुरली छिद्र हैं, सील मछली सांस लेने के लिए ऊपर आती है, वहाँ पर इंतज़ार करते हैं और सील मछली का शिकार करते हैं अपने लिए भोजन प्राप्त करने के लिए। यह एक दूसरा उदाहरण है जिसमें कि मानव कम्प्लीटली या पूर्णतः पर्यावरण से प्रदत्त चीज़ों का ही उपयोग करता है। आप कांगो बेसिन के पिग्मी जनजाति के लोगों को देख रहे हैं, वे जंगल में मिलने वाले जो विभिन्न जीव जंतु हैं उनका शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। एक दूसरा उदाहरण है, इसको हम एक तरह का अनुकूलन या एडजस्टमेंट मान सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मसाई चरवाहे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पशुओं को चारागाह तलाश करने के लिए जा रहे हैं। तो मसाई जिस इलाके में रहते हैं वो घास भूमियाँ हैं, वहाँ पर साल के कीनिया के अंदर किसी साल के कुछ महीनों के अंदर या किसी सीज़न के अंदर ऋतु में बहुतायत से वर्षा होगी, वहाँ पर घास होगी तो अपने जानवरों को चराएंगे। एवं जब शुष्क समय आएगा तो वे पहाड़ी क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। तो यह पर्यावरण के साथ एक अनुकूलन है, जानवरों को पालना एवं जानवरों के भरण पोषण के लिए उनके लिए चारागाह तलाशना। एक प्राकृतिक पर्यावरण के दोहन का अगला उदाहरण है खनन। यहाँ पर एक आप ओपन कास्ट माइन देख सकते हैं जिसमें से कि खनिजों को निकाल के एवं उनका दोहन कर लिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट या प्राकृतिक पर्यावरण को बदलने का एक उदाहरण आप देख पा रहे हैं। राजस्थान में एक किसान परिवार की तस्वीर है एवं वे अपनी फसलों की केयर कर रहे हैं, फसलों को काट रहे हैं। तो निश्चित ही इस स्थान पर किसी समय या तो कोई घास भूमि रही होगी या यहाँ पर कोई जंगल रहा होगा या यह स्थान बालू का स्तूप जैसा रहा होगा। इस स्थान को इंसान ने अपनी मेहनत से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉडिफाई किया है एवं यहाँ पर वह खेती करने लगा है। खेती का ही एक और उदाहरण यूरोपीय खेती का है। यहाँ बहुत एडवांस खेती होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती होती है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं यहाँ ये एक ग्रीन हाउस है। यूरोप के जो ठंडे देश हैं वहाँ सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है
एवं तापमान शून्य के नीचे चला जाता है तो वहाँ वनस्पति का जीवित रह पाना संभव नहीं होता फ्रॉस्ट बाइट के कारण। तो ऐसे स्थानों पर ग्लास हाउस बना दिए जाते हैं, ग्रीन हाउस, इनमें से सनलाइट आती है एवं इस चैम्बर को काफ़ी गर्म रखती है एवं काफ़ी शीत होने के बाद भी किसान अपने वहाँ पर हरी सब्जियाँ उगा सकते हैं। यह एक दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर भी आप एक पॉली हाउस को देख सकते हैं एवं इस पॉली हाउस के अंदर जो पत्ता गोभी की फसल है उसको अब यूरोप के अंदर लगभग 5 या 7% लोग ही खेती करते हैं, गाँव में रहते हैं, अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं एवं उन लोगों को सब्जियां भी संश्लेषित या परिष्कृत या प्रोसेस्ड चाहिए। तो इन पत्ता गोभी की जो फसल है उसको सब्जी की कटिंग करके ही मार्केट में सेल किया जाता है। तो यह एक कृषि का एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर आप न्यूयॉर्क महानगर को देख पा रहे हैं कि मानव ने किस प्रकार से यह एक जो समुद्र के किनारे का प्रदेश था उसको मॉडिफाई कर दिया है, उसमें तब्दीली ला दी है अपनी तकनीकी, अपनी कार्यकुशलता, अपनी मेहनत, अपने इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा। तो ये 3 अवधारणाएं मानव पर्यावरण के आपसी अंतर्क्रिया की एवं उनके कुछ उदाहरण। नगरीय शहरों में जब इंसान रहने लगता है तो वे सभी स्थान, न्यूयॉर्क शहर की जो मैंने तस्वीर आपको अभी दिखाई है वो सभी इस तरह के नहीं होते, परंतु बहुत से स्थानों पर स्लम्स होते हैं, यानी कच्ची बस्तियाँ। यह एक उदाहरण है मुंबई के धारावी स्लम का। यहाँ भी लाखों की संख्या में लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर्क्रिया का यह भी एक उदाहरण है। नेक्स्ट जो मानव भूगोल की विषय वस्तु या मूल थीम है वह है इंटरेक्शन। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों के जीवन यापन की समस्त सुविधाएं उस स्थान पर हर समय नहीं उपलब्ध होती। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए, उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, फल, सब्जियां, दूध आदि के लिए शहर गांवों के ऊपर निर्भर करते हैं। औद्योगिक उत्पाद जैसे कि ट्रैक्टर, हल इत्यादि के लिए गांव के लोग शहर पर निर्भर करते हैं। इसी तरह भारत का यूरोप के साथ अथवा अमेरिका के साथ व्यापार है, तो हम यहाँ से खेती की चीज़ें अथवा कपड़ा, यानी वे सभी चीज़ें जिनको कि भारत में बनाया जाता है उनको हम अमेरिका, यूरोप भेजते हैं और वहाँ से बहुत से इंडस्ट्रियल गुड्स या हाई टेक्नोलॉजी के गुड्स अपने यहाँ मंगाते हैं। तो यह एक संचार का उदाहरण है जिसमें कि 2 देशों या स्थानों के बीच में व्यापार हो रहा है। संचार खाली वस्तुओं के आदान प्रदान की ही बात नहीं है, संचार में लोगों का भी आदान प्रदान होता है, विचारों का भी आदान प्रदान होता है, टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो इसे मानव भूगोल का चौथा मूलभूत तत्व माना जाता है, संचार। इसकी विस्तार से चर्चा हम हमारे अगली क्लास में या अगले लेक्चर में करेंगे। एवं मानव भूगोल का जो 5वां मुख्य तत्व है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश भौगोलिक अध्ययनों की एक बुनियादी इकाई है। हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं, परंतु पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में मिलने वाली सारी विविधता को जान पाना बड़ा मुश्किल है उसके अंदर। इसलिए हम पृथ्वी का अध्ययन जब करते हैं तो उसको अलग अलग प्रदेशों में बांट कर करते हैं। किसी भी प्रदेश को परिभाषित कई प्रकार से किया जा सकता है और इसलिए समरूप अथवा औपचारिक प्रदेश हो सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, थार रेगिस्तान, विषुवत वन, अथवा तमिल भाषा बोलने वाला तमिलनाडु प्रदेश। वहाँ कार्यात्मक प्रदेश भी हो सकते हैं जैसे कि नगर और उसका सेवा क्षेत्र। मातृभाषा प्रदत्त रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं शेखावाटी, मेवाड़ या मारवाड़। प्रदेश की संकल्पना या प्रदेश के बारे में हम विस्तार से एक पूरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस क्लास के लिए अभी इतना ही। अलविदा, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।